टुडे अवर टॉपिक इज मेथड ऑफ साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से तरीक़ेकार हैं जिनको लेके हम चल सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जब भी रिसर्च करते हैं तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हर मेथड की अपनी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। अब साइकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू रिसर्च क्वेश्चन जो है वो अपना जो है राइट मेथड जो है वो सिलेक्ट करता है कि कौन सा मेथड जो उसके रिसर्च क्वेश्चन के लिए सूटेबल है। अब नंबर वाइज हम क्या करेंगे, हर रिसर्च मेथड को स्टडी करते हैं। जब सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, अब एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या चेक कर होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब इसमें बिल्कुल काम कैसे करते हैं कि हम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो एक जो है आईवी को मैनिपुलेट करता है, जिसकी वजह से जो इफेक्ट चेक देख रहा होता है किस तरीके से आ रहे होते हैं डीवी के अंदर। बाकी सब जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो उसके अंदर कांस्टेंट होते हैं। अब अगर हम आईवी की बात करें यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने पहले भी बात की है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो रिसर्चर है वो डेलिबरेटली जो है वो चेंज या मैनिपुलेट कर सकता है। और डीवी का हम क्या करते हैं कि डीवी जो होता है हमारे ऑलरेडी जो आईवी होता है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा होता है। अब हम कंट्रोल ग्रुप की बात करें, इसमें दो तरह के ग्रुप बनाए जाते हैं, कंट्रोल ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप है। अब कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है? कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको हम कोई भी ट्रीटमेंट या थेरेपी जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे होते। वो बेस लाइन होती है हमारे कंपैरिजन के लिए कि हमने देखना होता है कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं या आया कि जो थेरेपी हम अप्लाई कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। अब चलते हैं हम एक्सपेरिमेंट ग्रुप की तरफ। ये ग्रुप है जिसको हम क्या करते हैं, अपना ट्रीटमेंट प्लान देते हैं। जो ट्रीटमेंट या जो भी मैनिपुलेशन होती है वो इसी के अंदर की जाती है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर। तब्दीली हम इसमें से देख रहे होते हैं। अब रैंडम असाइनमेंट्स की बात करी जाए तो इसमें आ जाता है कि पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो रैंडमली प्लेस्ड किए जाते हैं बगैर ये सोचे समझे। कोई भी बायसनेस जो आपके अंदर होती है उसको साइड पे रखते हुए हम क्या करते हैं, ग्रुप को असाइन करते हैं रैंडमली असाइनमेंट्स पार्टिसिपेंट को जो कि इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे बताया हुआ है अमाउंट ऑफ स्लीप, ये हमारा आईवी है, और डीवी क्या है, स्कोर ऑन अ मेमोरी टेस्ट। यानी अगर अमाउंट ऑफ स्लीप अच्छी होगी तो हम कह सकते हैं कि मेमोरी जो होती है वो भी हमारी शार्प होना शुरू हो जाती है। अगर आप नींद कम ले रहे होते हो तो आपके अंदर गुनूदगी आती चली जाती है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में क्या किया, गिव वन ग्रुप 8 आवर्स स्लीप एंड अदर 4 आवर्स। दो ग्रुप किए हैं, एक को इन्होंने 8 आवर्स दिए हैं और दूसरे को 4 आवर्स दिए हैं। देन टेस्ट देयर मेमोरी, फिर उनकी मेमोरी को जो है वो टेस्ट किया गया है। ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो है वो छोटे से एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे नोट करने की बात क्या है कि हम जो है यहाँ पे ओनली जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वही इस्टेब्लिश कर सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट को। अदर जो मेथड्स जितने भी आएंगे वो क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप को शो करते हैं, लेकिन कॉज को सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो बयान कर रहा होता है। चलो यहाँ पे होता है हमारा एक कंप्लीट। अगर हम दूसरी की तरफ चलते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जिसमें कहते हैं, इसमें क्या होता है कि आप नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर रियल वर्ल्ड सेटिंग के अंदर बगैर किसी भी इंटरफेरेंस के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी इसके पास होती है। बिहेवियर जो होता है वो लैब सेटिंग के बजाय रियल सेटिंग के अंदर होता है, नेचुरल सेटिंग के अंदर होता है। यानी कोई भी जो लैब में चीज़ें हैं वो इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होती। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका, यहाँ तो हम एक्सपीरियंस वेरिएबल को, यानी अगर लैब में हो तो आप दूसरे सारे वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हो लैब के अंदर। अब आप रियल वर्ल्ड के अंदर जो एक्सपीरियंस वेरिएबल्स होते हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो अपना जो रियल जो है बिहेवियर है या रियल जो एक्शन है वो भी शो नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जेन गोडल ऑब्जर्विंग चिंपैंजियन इन देयर नेचुरल हैबिटेट इन अफ्रीका। एक छोटे से एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जो उन्होंने जो चिंपैंजियन है उनको उनके नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही जो है वो स्टडी किया। अब केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी की बात करते हैं तो सबसे पहले पर्पस क्या होता है केस स्टडी, आपको पता होना चाहिए। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होती है, एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए हम करते हैं, यानी जो हम केस स्टडी लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इन डेप्थ हम स्टडी की करते हैं उस इंडिविजुअल की, या एक स्मॉल सा ग्रुप जो हम ले सकते हैं जिनके सेम जो है
उसका प्रॉपर हम एक ग्रुप लेने का प्रॉपर तरीकाकार होता है कि हम जिसमें सेम तरह की डिसऑर्डर हो और कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी बेस पे हम एक ग्रुप अरेंज करते हैं और उनको ग्रुप थेरेपी भी देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन डेप्थ और डिटेल स्टडी है किसी भी सिंगल इंडिविजुअल की ओवर आर पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के लिए कितने सेशन या कितने जो टाइम के लिए वो अंडर ऑब्जर्वेशन था या अंडर ट्रीटमेंट था या जो है थेरेपी वो ले रहा था। अब इसकी एडवांटेज क्या है, ये तो जो इसमें डेटा होता है वो रिच और डिटेल्ड होता है, लेकिन जो केस स्टडी होती है वो रेयर केसेस होती है और इससे क्या होता है हम जनरेट कर सकते हैं हाइपोथेसिस को। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होते हैं, क्योंकि ये तो स्मॉल ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रही होती है या सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर, इसलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर पाते दूसरे लोगों के ऊपर। और इसमें क्या होता है रिसर्चर बायस या अगर आपकी पॉपुलेशन बायस भी आ सकती है, यानी बायसनेस के चांसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि इन्होंने एनाओ की एग्जाम्पल दी है, इसके अलावा फिनियस गेज की एग्जाम्पल दी हुई है जो कि केस स्टडी है इन डिफरेंट जो है वन इंडिविजुअल की एना की है और दूसरा जो है ये डिफरेंट स्टडीज़ जो हैं वो एक्सप्लेन कर रही होती हैं। जैसे कि एना की हम बात करें तो इसने हेल्प आउट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोएनालिसिस को डेवलप करने में। अब फिनियस गेज की बात की जाए तो ये बताता है कि रोड थ्रू ब्रेन जो था उसने चेंज की थी पर्सनैलिटी, यानी रिवीलिंग फ्रंटल लॉब जो है रोल, जो आपके फ्रंटल लॉब का रोल है उसको रिवील किया था। ये कहते हैं एक स्टडी है, इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। आगे आ जाता है आपका सर्वे और क्वेश्चनियर मेथड जो आ जाता है। पर्पस क्या है कि इसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल से थ्रू सेल्फ रिपोर्ट, वो या तो रिटर्न या वर्बल क्वेश्चंस को सेल्फ रिपोर्ट कर रहे होते हैं जो पार्टिसिपेंट होते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, आपका जो है आसानी से, जल्दी से, तेज़ी से और जो है कॉस्ट इफेक्टिव होता है और आपका जल्दी से क्या होता है कि डेटा जो है वो लार्ज पॉपुलेशन से आप कलेक्ट कर लेते हो। लेकिन एट द सेम टाइम जिसका डिसएडवांटेज क्या है, सोशली डिज़ायरेबिलिटी पाइस आ जाती है। लोग वो वाला रिस्पॉन्स करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, जो वो सोचते हैं कि ये जो चीज़ है वो एक्सेप्टेबल होगी सोसाइटी के अंदर, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो कह सकते हैं रिस्पॉन्स करते हैं। और अगर उसमें लीडिंग क्वेश्चन आ जाए तो वो रिजल्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं। सैम्पलिंग की बात करें तो जो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होता है वो इंश्योर करना चाहिए कि वो आपकी पॉपुलेशन जो है वो उसका हम रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टी है वही सैम्पल के अंदर लें, ताकि जो आपका रिज़ल्ट आए वो पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज हो सके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, आस्किंग 500 स्टूडेंट्स अबाउट ए स्टडी हैबिट्स एंड स्ट्रेस लेवल। 500 स्टूडेंट्स से पूछा गया, फिर अब क्या होता है कि ये 500 स्टूडेंट का डेटा हम दूसरों के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइजेबिलिटी जो है वो थोड़ी इन्हेंस हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आगे आ जाते हैं हमारा कोरिलेशनल मेथड। कोरिलेशनल मेथड के अंदर होता है कि इसमें टू और मोर वेरिएबल जो होते हैं उनके दरमियान जो हमें रिलेशनशिप चेक करते हैं बगैर किसी को मैनिपुलेट किए हुए, यानी IV और DV का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें हम जस्ट रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो -1 से लेके +1 के दरमियान होता है, जो कि स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बता रहा होता है। अगर माइनस है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है नेगेटिव कोरिलेशन, अगर पॉजिटिव है तो जो अगर पॉजिटिव का साइन है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। आगे जो 1 वाली कैटेगरी है वो उसकी स्ट्रेंथ को बता रही होती है, अगर 1 है तो मतलब हाई स्ट्रॉन्गली जो है कोरिलेट होते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें, अगर एक वेरिएबल का इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो तब पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मोर स्टडी आ रहे हैं तो हायर ग्रेड्स तो आएंगे, अगर आपके लोग स्टडी आर्ट्स हैं तो लो ग्रेड्स होंगे। इसी तरह नेगेटिव कोरिलेशन में होता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है वैसे वैसे आपके ग्रेड्स जो हैं वो लो होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे जीरो कोरिलेशन है, इसमें क्या होता है, नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं जा पाता। यहाँ मैंने एग्ज़ाम की टिप बताई हुई है कि कोरिलेशन जो है वो कॉजेशन को नहीं बता रहा होता है, वो जस्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड है वही इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है कि आइसक्रीम सेल जो होती है वो ड्राइंग रेट्स जो सेल और ड्राइंग रेट्स जो है आइसक्रीम के वो दोनों कोरिलेटेड होते हैं।
लेकिन दोनों ही थर्ड फैक्टर के साथ जो इफेक्ट हो रहे होते हैं वो होता है हॉट वेदर्स। डायरेक्टली वो कोरिलेट तो हैं, लेकिन कॉज क्या है उसकी, गर्म जो सॉरी वेदर का होना या टेम्परेचर का हाई होना। आगे लास्ट और नॉट अ लिस्ट बट लॉन्गिट्यूडनल वर्सेस क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल में होता है कि हम सेम ही ग्रुप को लेते हैं, सेम ही सब्जेक्ट या पीपल जो होते हैं उनको लेते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें क्या होता है कि एक दफ़ा हमने अगर उस पे कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई किया, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम दोबारा उसी चीज़ को चेक करते हैं, यानी ओवर द लॉन्ग ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हम फॉलोअप्स लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टडीज़ को जो होते हैं वो हम सेम ग्रुप के ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा से कंडक्ट कर रहे होते हैं। अब एडवांटेज क्या है कि हम रियल जो है डेवलपमेंटल चेंजेस को चेक कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है इसका है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, बहुत सब्जेक्ट के ड्रॉप आउट होने के चांसेस बहुत हाई होती हैं इसके अंदर। इसके साथ ही जो दूसरी आ जाती है वो क्रॉस सेक्शनल है। क्रॉस सेक्शनल में होता है कि हम डिफरेंट एज ग्रुप्स को, बजाय इसके कि लॉन्गिट्यूडनल में क्या हम करते हैं कि एक सेम ही पार्टिसिपेंट के ऊपर हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल ले लेते हैं, यानी डिफरेंट एज ग्रुप ले लेते हैं और सेम टाइम के ऊपर उन दोनों के ऊपर जो है वो स्टडी कंडक्ट कर लेते हैं। अब इसका जो एडवांटेज क्या है वो क्विकर होती है और चीप भी होती है, बजाय इसके कि लॉन्गिट्यूडनल का हम देखें तो बहुत एक्सपेंसिव चली जाती है। अब डिसएडवांटेज क्या है, इसके कोहेरेंट इफेक्ट आ जाते हैं, डिफरेंट जनरेशन है इसमें, मे बी डिफरेंट रीज़न और अनरिलेटेड एज आ जाती है। जनरेशन गैप आने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैच नहीं कर पा रही होती। जैसे इसने लॉन्गिट्यूडनल की बात की है, फॉलोइंग 100 चिल्ड्रन फ्रॉम एज 5 to 18 टू स्टडी लैंग्वेज डेवलपमेंट को चेक करने के लिए ये स्टडी की गई थी। 5 to 10 ईयर्स के बच्चों को, मतलब 5 ईयर के बच्चों को रिक्रूट किया गया था और टिल 18 तक उस लोगों को जो है फॉलोइंग की गई थी। क्रॉस सेक्शनल की क्या बात है, कंपेयर की गई है मेमोरी ऑफ 20 year old एंड 40 year old एंड 60 year old टुडे, यानी तीन तरह ग्रुप ले लिए डिफरेंट एजेस के, 20 ईयर्स के, 40 ईयर्स के और 60 ईयर्स के, उनको कंपेयर कर लिया।